राधे राधे। आप सभी को मेरा, माय डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा राधे राधे। ठीक है, रात के बज रहे हैं 8। ठीक है, और मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 12, यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। ओके, इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्लियर। देन उसके बाद पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, ये कितने टाइप्स का होता है। वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देन उसके बाद कूलाम क्या होता है, ओनली कूलाम, कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज। देन उसके बाद देख रहे हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वैद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, और आप लोग सभी मेरी बात को ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर के बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप, क्योंकि आप लिखते भी जाएं। ठीक है, पहले मैं इसका हिस्ट्री समझाता हूँ, पहले इसके पीछे का रीज़न कि चार्ज क्या होता है। ओके, चलिए। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ थे। ठीक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे थैल्स। इन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, कोई अंबर नाम का कोई पदार्थ था, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता था। ठीक है, अंबर नामक पदार्थ को इन्होंने किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। ऊन से रगड़ा तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊन से रगड़ा गया। अंबर का कोई पदार्थ था, मान लीजिए अंबर का कोई पदार्थ है और ऊन का कोई कपड़ा है, उसको इस तरह से रगड़ा गया। तो क्या देखा गया, उसमें देखा गया कि जो अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा गया तो वो हल्की वस्तुओं को समझे, तिनके या घास फूस, मतलब मिट्टी के कण, इस तरह के कागज़ के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, खींचने लगा। क्लियर है, खींचने लगा, और उनको आकर्षित करने का गुण था, आ गया था उनमें। ठीक है, परंतु लगभग 20 वर्षों तक, मतलब 2000 वर्षों तक इस बात पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। मतलब लोगों ने सोचा कि यार होगा यार, ये क्या नौटंकी है कि किसी चीज़ से हम रगड़ें और वो चीज़ फिर उसको किसी संपर्क में लेके आए, हल्की चीज़ की, वो अपनी ओर आगे से, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब 2000 वर्षों तक इस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, नहीं दिया गया, बट सन 1600 में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक है, डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया, उन्होंने पता लगाया कि अंबर की भांति ही, जैसे अंबर नाम का कोई पदार्थ था, कि अंबर को यार ऊन से रगड़ा गया तो क्या हुआ, अंबर नामक कोई पदार्थ था, जब उसको ऊन से रगड़ा गया तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने, मतलब अट्रैक्ट करने लगा। तो एक वैज्ञानिक और आ गया भाई कुछ टाइम बाद, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए भाई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अंबर की भांति यार और भी पदार्थ हुआ करते थे। जैसे अंबर की भांति अनेक पदार्थ थे, जैसे कांच, अबनूस, गंधक, लाख। ठीक है, कौन कौन से, कांच हो गया, अबनूस हो गया, कांच और अबनूस, गंधक और लाख, ये लाख हो गया, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर, ठीक है, ये चारों चीज़ों को भी रगड़ा गया, किससे, ऊन से रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इससे स्पष्ट हुआ कि इन पदार्थों में आकर्षण का मतलब, इन पदार्थों को किसी चीज़ से रगड़ने पर, या फिर रगड़ने का मतलब ये हुआ कि उस पर घर्षण करने से इसमें कुछ ना कुछ वैद्युत में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है।
तब ये गुण उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसके कारण ये इसमें गुण उत्पन्न होता था उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी कहलाया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तथा किसी पदार्थ को वैद्युत में हो जाना, ठीक है, और उसमें आवेश का आ जाना, उसी को हम चार्ज बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे भाई एक मिनट, जैसे कि ये कोई कागज़ है, ठीक है, मैं आपको विद लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम क्लासों में किया करते थे, पहले छोटे छोटे थे ना, हम क्लासों में हुआ करते बैठ करके ये सब किया करते थे, ठीक है। एक मिनट फैन चल रहा है, ये उड़ जाएगा, हल्का तिनका है, उड़ जाएगा। मैं 1 मिनट फैन को ऑफ करता हूँ, ठीक है। सपोज करो, देखिए भाई, ये कागज़ के छोटे छोटे तिनके हैं, ठीक है। ये अब मैंने बोला हल्के तिनका ही तो ये कागज़ का, ठीक है। क्या क्या चीज़ है भाई? कांच है, अग्नूस है, गंधक है, लाल है, या कोई प्लास्टिक मान सकते हो। ये पेन है, इस पेन को सिर से रगड़ें हम इस तरह से। जब किसी पेन को या फिर किसी अग्नूस या फिर अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाए या फिर अपने सिर से रगड़ा जाए और उसको किसी हल्की चीज़ की वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेती है, ठीक है। नहीं हो रहा? अभी होगा भाई, देखो कैसे नहीं हो रहा। अरे हो जाता है भाई, ये हो रहा है, ठीक है। देखो ये उठा रहा है, देखो सही से देखो, उठाएगा भी, सिर से रगड़ना। आप ट्राई करो, आप लोग भी देखो, हिल तो रहा है, उठा लेता है, बट अभी हो नहीं रहा। आप इसको लाइव प्रैक्टिकल देख सकते हो, ठीक है। तो ये कागज़ के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इससे हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हो सकता है मेरे सिल में ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है यार, कर लेता है ये, हो क्यों नहीं रहा आज, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देखो, सिर से रगड़ो, इस तरह से ये हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। आप ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। आवेश आ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आवेश जो होता है हमारा, ये कितने प्रकार का होता है, मतलब आवेश की बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है? चार्ज जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। चार्ज कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बोले तो प्लस, नेगेटिव बोले तो माइनस, ठीक है। इन्होंने ये पता लगाया कि यार कैसे किसी चीज़ में कोई पदार्थ है तो वो कैसे यार पॉजिटिव किस, अब हम कैसे पता लगाएं कि किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। बात तो मानने की है ना, कि हम कैसे पता लगाएं कि भाई किस में पॉजिटिव चार्ज है, किस में नेगेटिव चार्ज है, कैसे लगाएं पता है? नहीं है? अरे यार पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये किस तरह से वर्क करेगा, है ना, ठीक। चलो देखो, यदि हम कांच की छड़ को, ध्यान से सुनना, यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, किसकी? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ी जाने पर भी आवेशित हो जाती है, ठीक है। परंतु इन दोनों छड़ को एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। परंतु इन दोनों छड़ों के जो आवेश होते हैं, किस किस के? एक तो कांच की छड़ का और दूसरा अबनूस की छड़ का। इन दोनों के जो आवेश होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब कैसे भिन्न होते हैं? मतलब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, ठीक है, दूसरा अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। दोनों में क्या हुआ? वो हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। मगर इन दोनों आवेश एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वो कैसे पता चला? यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरे से लटका दें, एक डोरे से बांधकर लटका दें, तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर पहली छड़ के पास में लाएं तो लटकी हुई छड़ दूर हटती है। मतलब ऐसे का मतलब है, इन दोनों को रगड़ा और उसको पास में लाए तो ये पास में ना आकर इसको दूर हटती है,
दूर हटती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दें और दूसरी अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से लटकाकर पहली वाली छड़ के पास में लाएं तो वो क्या करती है, वो उसको छड़ को दूर हटाती है, परंतु ठीक है दूर हटाती है, और ये क्या है उसको पास लाती है। तो इससे ये पता चला कि यार जो पास लाती है दूर करती है, इसका रीजन क्या है, जो पास लेकर के आती है तो उसको अट्रैक्ट मतलब प्लस आकर्षण बल बोला गया, आकर्षण, और एक था माइनस जो एक दूसरे को धकेला मारा उसको बोला प्रतिकर्षण, मतलब रिपल, प्रतिकर्षण, ठीक है, इसको बोले रिपल और इसको अट्रैक्ट, ठीक है, लिख लेना आप, ठीक है, अट्रैक्ट, ठीक है। ये तो था आपका आवेश क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देन उसके बाद है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम जो होता है वो क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम आपने देखा होगा, जो आवेश होता है आपने आवेश है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये सारे तीनों नियम जो हैं सेम से ही हैं, ओके। ये सारे नियम जो हैं वो सेम से ही हैं। कौन कौन सा, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये तीन जो नियम है सेम सी होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये होते क्या है सुनो। बात हम कर रहे हैं अभी वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, वैद्युत आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता, ना ही इसको क्रिएट कर सकते, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि एक रूप से इसको दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं। डेट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है। वैद्युत में ऐसा कोई फोर्स, वो ऐसा कोई चार्ज जिसको ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, डेट इज कॉल्ड, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज द ट्रांसफर, डेट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लॉ। 10 इसी प्रकार यदि हम बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वो भी यही कहता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, ना ही मास को क्रिएट कर सकते ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज द ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ कंजर्वेशन, ओके, क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से अगला आता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते ना ही इसको उत्पन्न कर सकते थे, बस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज द ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है हम किसी भी चीज़ को 100% यूज नहीं कर सकते। इन दिस फिजिक्स ये प्रूव कर चुकी है, इन साइंस में ये प्रूव कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को 100% यूज नहीं करते, हम अपने माइंड को 100% यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप घर में जो लेडीज़ होती है ना, घर में जो खाना वाना बनाती हैं, आप सोचे कि यार चूल्हा है, गैस है, इसका 100% यूज कर ले, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। रोटियाँ भी सेकी जाती हैं ना, तो उसकी कुछ हीट इन्वायरमेंटल जो होता है उसके आसपास उसको चले जाता है, कुछ हमको हीट लगती है, उससे कुछ रोटियाँ सीखती हैं, कुछ गैस ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ भी। तो मतलब किसी भी चीज़ को 100% यूज नहीं कर सकते। आज ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जिसको हम 100% यूज कर सकें, ठीक है। फिलहाल ये सब आगे की बात है, हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक था वैद्युत आवेश का संरक्षण, ठीक है। ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो बस यही होता है कि वैद्युत आवेश जो होता है इसको ना ही हम उत्पन्न कर सकते और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब नष्ट कर सकते, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या बोले, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इतना ठीक है। अब बात करते हैं कूलाम क्या होता है। कूलाम जो होता है एक प्रकार से मात्रक होता है, किसका, वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, मतलब इसकी यूनिट मतलब इकाई। जैसे हम कपड़ा भी नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ठीक है, चीनी वगैरह है, मतलब नापते हैं ना, किलोग्राम में नापते हैं, मतलब ठीक है, दूध है लीटर में नापते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये कूलाम जो होता है वैद्युत आवेश का एक यूनिट होता है, मात्रक होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि वैद्युत वो कूलाम होता क्या है, कि 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है और ये कूलाम होता क्या है। चलिए, और वैद्युत फिर यहीं से वो बात करते हैं, कूलाम जो होता है किसका मात्रक होता है, मैंने बोला वैद्युत धारा जो होती है हमारी, वैद्युत धारा एक पढ़ोगे आप, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जो वैद्युत धारा होती है वो होता है आवेश बटे समय, ठीक है। वैद्युत आवेश बटे समय इसका फार्मूला होता है हमारा
वैद्युत आवेश बटे समय, ये फार्मूला होता है। बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। करंट बराबर जो होता है हमारा, ये फार्मूला होता है। फिलहाल मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, इसको देखो, ठीक है। अब फिलहाल हमें वैद्युत आवेश का क्या निकालना है, मात्रक। तो इसका अपॉन कुछ नहीं है, तो जो वैद्युत धारा बराबर, मैं आवेश बराबर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। वैद्युत आवेश ना लेकर के आवेश बराबर हो जाएगा आपका ये धारा गुणा समय। इंग्लिश मीडियम वालों भैया, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। धारा जो होती है करंट होती है, समय होता है टाइम होता है, आवेश जो होता है चार्ज होता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ये अपना क्यू, वो सॉरी, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और धारा होती है करंट, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और समय जो टी होता है इसको टी से, तो क्यू बराबर आई टी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्यू बराबर आई टी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं। जो आवेश होता है, आवेश बराबर हो जाएगा आपका धारा गुणा समय। धारा गुणा समय मतलब जो आवेश होता है इसको Q से डिनोट किया जाता है, जबकि धारा होती है इसको I से डिनोट किया जाता है, टाइम समय के लिए T से, या फिर इसको स्मॉल q बराबर आई टी भी कर सकते हैं, ठीक है। Q बराबर आई टी, वेयर Q इज द आवेश मतलब चार्ज, एंड I फॉर करंट मतलब धारा, एंड T फॉर टाइम, ठीक है। ये अब इसकी पहले डेफिनेशन सुनिएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा करते हैं, मैं लिखवा ही देता हूँ इसकी डेफिनेशन, ओके। चलिए, एक कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है देखिएगा। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, ठीक है, यदि किसी चालक में, लिखिएगा मेरे साथ, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित 1 सेकंड तक प्रभावित हो तो उस चालक से गुजरने वाले, उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। कहने का मीन्स ये है कि जो 1 कूलाम जो होगा वो बराबर होगा आपके 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। इसको इंग्लिश में तो कूलाम का सिंबल सी होता है, 1 कूलाम इजकल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, ऐसे लिख सकती है, सही है भाई, ठीक है। एक चीज़ और, एक तो Q बराबर आई टी होता है यहाँ आपका, मैंने बताया, वेयर Q इज द चार्ज, I फॉर करंट एंड T फॉर टाइम। ये Q बराबर होता है N, इस बात का विशेष ध्यान रखना। Q बराबर आई टी एंड Q बराबर N, वेयर N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर E इज द वैल्यू, E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है, 19 कूलाम, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू फिक्स होती है, ई का मान जो होता है, ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू माइनस का 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है, ठीक है, ओके। इतना ध्यान रहेगा आपको, ठीक है, नोट करिएगा।
फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या कूलाम का नियम क्या होता है। नोट करिएगा इतना। देखिए भाई कूलाम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। इसकी पहले थोड़ी सी डेफिनेशन है, उसको समझिएगा। कूलाम्स लॉ क्या होता है, देखिएगा। वी नो डैट, हम जानते हैं, जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं मतलब जो समान प्रकार के, बोले तो प्लस प्लस या माइनस मान लो। यदि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यदि ये माइनस मतलब है तो ये समान, मतलब सेम, ये समान है भाई, ठीक है, दोनों प्लस। क्या होता है, जब दो प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपल करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत, यदि ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, मतलब ये विपरीत है, विपरीत, सेम एंड डिफरेंट, अपोजिट्स, ठीक है, अपोजिट्स, ये क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब धक्का कहते हैं। मतलब है नहीं घर में कि भाई भाई की नहीं पड़ती ना, सेम फैमिली में कहाँ पड़ती है, अपने से नहीं पड़ती, पराये से पड़ती है ना, ठीक है। तो वही है, सेम क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे को घुर्रा के देते, साला ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हाँ कोई नहीं, चलो। सेम प्रकार के जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित, जबकि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। इससे पता चलता है कि आवेश कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। इन दोनों आवेशों के बीच में क्या होता है, एक बल कार्य करता है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं। जब समान भाई होते हैं ना, एक ही फैमिली के दो बंदे हैं, जब उनकी नहीं पड़ती एक दूसरे पर, तो उनके बीच में एक तीसरा चुगला होता है जो उन दोनों बीच में लड़ाई कराता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वो तीसरा चुगला जो होता है वो वैद्युत बल कहलाता है तुम्हारा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा होता है कि एक अलग पार्टी का है भैया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों को बनाने के लिए, मतलब कहेगा तुम दोस्ती करो भाई, अट्रैक्ट रहो, मिलजुल कर रहो, ठीक है। तो उनके बीच में एक चुगला होगा, चुगला बोले तो वैद्युत फोर्स, ठीक है, वैद्युत फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब वैद्युत बल। वो बल होता है जो एक अलग से एक्स्ट्रा हो जाता है, वही जो काम करता है इन दो लोगों को। तीसरा वही तो है ना कि दो लोगों को मिलाने के लिए कौन है, दो लोगों को जुदा करने का कौन है, तो वैद्युत बल होता है तुम्हारा, ठीक है। शायद तुम समझ गए, एक बल कार्य करता है, ठीक है। समान आवेशों के बीच वैद्युत बल, सही है, समान आवेश है उनके बीच में प्रतिकर्षण बल, जबकि जो विपरीत आवेश है तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। भैया जो जिसके साथ ज़्यादा बर्ताव करेगा उसके लिए, अच्छे वाले के लिए अच्छा बोला जाएगा, बुरे वाले के लिए बुरा बोला जाएगा, ठीक है। जब सेम है, इनके बीच में सेम चार्ज है भैया, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर ये क्या है, विपरीत है, बट ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलाने काम कर रहे हैं, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करने काम कर रहे हैं, जिसको प्रतिकर्षण आकर्षण बल हो जाएगा, सॉरी क्या बोलेगा, आकर्षण बल बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है और ये है क्या, सुनिएगा। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, लिख देते हैं बोर्ड पे, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ अपना टाइम बचाने के लिए। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है। देखिए भाई कूलाम का नियम, ठीक है, चलिएगा क्या है। कह रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, मान लिए एक बिंदु ये है हमारा और एक बिंदु ये है, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, दो पॉइंट है स्थिर, ये हमारा Q1 और ये है हमारा Q2। दो स्थिर बिंदु, डेफिनेशन देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, हो सकता है ये दोनों प्लस के हो सकते हैं, हो सकता है दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, तो बल दोनों हो सकते हैं ना, वो सॉरी, हो सकता है दोनों प्लस को हो सकता है दोनों माइनस को हो सकता है एक प्लस हो एक माइनस हो, या ये माइनस हो वो प्लस हो, समझ गए। बट जो सेम है तो वहाँ तो तुम्हारा प्रतिकर्षणी बल काम करेगा, ठीक है, सही। जहाँ डिफरेंट होगा वहाँ आकर्षण बल काम करेगा, सही है।
जो तो कोई आवेश है हमारी, ये Q1 है, दूसरा नाम क्या है Q2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की कोई ये दूरी है भाई, डिस्टेंस है, कुछ दूरी पे है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2, उनके बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो होता है, मतलब इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, फोर्स F। आवेशों की मात्राओं, आवेश J Q1 व Q2, इनकी मात्राओं के गुणनफल में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणनफल के मतलब प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब ये है कि जो आकर्षण बल जो होता है F, वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के। क्या बोला इसने? ये बोला दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल बोले तो फोर्स F, दोनों आवेशों के मतलब दोनों चार्जों की मात्राओं के गुणनफल के, मतलब इन दोनों की हमने कर दी मल्टीप्लाई, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इस बीच की दूरी क्या है? r है। दूरी के वर्ग के, इसका वर्ग कर देते हैं, के व्युत्क्रमानुपात है, मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट व 2 से, ठीक है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। यहाँ तक आपको अलग सही दिख रहा है ना? ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं इसकी के, यहाँ कर लेते हैं हम। देखिएगा, F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, आता है K। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आएगा? K, जो हो जाएगा तुम्हारा K1 K2 अपॉन में r², ठीक है। ये हो गया F बराबर K1 K2 अपॉन r², जहाँ K क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों की मात्राओं के माध्यम पर आवेशों के बीच की दूरी के, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। K का जो मान होता है, K क्या है? एक नियतांक है जिसका मान 9.0 इंटू 10⁹, ठीक है, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है K की वैल्यू, K का मान होता है, सही है। ये होगी तुम्हारी समीकरण 3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या नीचे दिख रहा है? यहाँ तक आपको नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, फिर शुरू से लिखता हूँ पूरा, ठीक है। देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो F है बराबर K की जगह ये वैल्यू रख देते हैं 9.0 इंटू 10⁹ इंटू K1 K2 अपॉन में r²। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसे मान लो समीकरण 4। सही भाई, यहाँ तक तो क्लियर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इतना आप यहाँ पर ये मान सकते हो, ठीक है। चलिएगा आगे, जो कूलाम होता है ना, ये कूलाम वह आवेश है जो अपने 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखी इस प्रणाली की किसी अन्य सजातीय को 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। कूलाम का जो मात्रक होता है वो C होता है। कूलाम का जो सिंबल होता है, C होता है, C से डिनोट करते हैं कूलाम के, उसको C आवेश। कूलाम का जो आवेश बहुत बड़ा मात्रक है, कूलाम जो आवेश का मात्रक है बहुत बड़ा मात्रक है। व्यवहार में हम इसको नॉर्मली माइक्रो कूलाम का भी प्रयोग करते हैं, कभी कभी इसको माइक्रो कूलाम भी बोलते हैं। माइक्रो कूलाम, जो माइक्रो कूलाम होता है वो होता है हमारा 10⁻⁻⁶। इस बात का ध्यान रखना, माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, निर्वात बोले तो वैक्यूम ट्यूब में स्थित हो, ठीक है, तो समीकरण 1 से अनुक्रमानुपात जो K होता है, K होता है ना, ये वाला
तो k बराबर जो होता है तुम्हारा, इसको आप ये भी लिख सकते हो समीकरण 3 से। यदि बिंदु आवेश क्या है, यदि बिंदु आवेश वैक्यूम ट्यूब में है तो हम क्या कर सकते हैं, जो k हमारा जो k होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भी ये भी लिखा जा सकता है, या हम लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। यदि हमारा बिंदु आवेश किस में है, निर्वात में है, तो ये कैसे लिखा जाएगा फार्मूला, ये कुछ फार्मूला फिर ऐसे हो जाएगा, F बराबर k की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R²। फिर आपका फार्मूला ये बनेगा भी, यदि निर्वात में है, ठीक है। और ये मात्रक इसका भी चलेगा, यहाँ पर न्यूटन चलेगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं, ठीक है। ठीक क्लियर है भाई, चलिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ तक। अब बात हम करते हैं आपके लिए जो कि एप्सिलॉन 0 होता है। सर एप्सिलॉन 0 कि ये जो होता है, ये इसको एप्सिलॉन 0 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन 0 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन 0 बोला जाता है। जो एप्सिलॉन 0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कैसे आता है, ठीक है। मैंने इसमें एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको देखना ही है तो मैं यहाँ पर प्रूफ भी कर देता हूँ। चलिए ठीक है, पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट करिएगा। मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि जो एप्सिलॉन 0 होता है, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कैसे होता है, कहाँ से आता है, ठीक है। देखिएगा बी नो डैट एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक बताते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान तथा मात्रक और विमा तीनों हम बताते हैं। और विमा बोले तो डायमेंशन, ठीक है। एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक और विमा, ठीक है। चलिएगा यहाँ लिखो बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है, 1/एप्सिलॉन 0 जो कि बराबर होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये लिखते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये लिखते हैं, क्लियर है, सही है। एप्सिलॉन 0 को एज इट इज रखो बराबर, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा 1/, ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा 4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10 की पावर 9, सही है। और ये पूरा मात्रक नीचे आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इतना आ जाएगा ये। चलिए देखिएगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10 की पावर का 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सही है भैया। चलो बढ़िया है। आगे 1/, इन सब की मल्टीप्लाई करो भाई, इनकी मल्टीप्लाई, हम पे तो होने की है नहीं। करो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो कितनी आ रही नीचे की, भाई करो मल्टीप्लाई। नहीं हुई, देखिएगा जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा
12.56 इंटू 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना आएगा। अब जब इनकी से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा आपका 113.04 इंटू 10⁹9 जो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है आपको इतना? ठीक है, इतना हो जाएगा। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कुछ आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम एप्सिलॉन 0 बराबर, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, मतलब 1 को 113.04 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.008843296 इतना आएगा। और जो पावर ऊपर पहुंच जाएगी तो 10⁻⁻9 हो जाएगा भाई, -9 दिख रहा है वहाँ क्लियर? हाँ, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है देखिएगा। अब हम पॉइंट के इधर को अंक बढ़ा लेते हैं थोड़े से, ठीक है, ओके। देखिएगा, हम दशमलव यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, 8.85 वैल्यू होती है, तो कितने बढ़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, तो जाएगा 8.84 इंटू 10⁻9 4 13, ठीक है, ये हो जाए, वो सॉरी 3 बढ़ेंगे ना, 3 12 हो जाएगा, 1 2 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, देखो ये संख्या जो है इकाई अंक इसका जो है के बाद जो पहली संख्या है वो 8 है, जो कि 5 से बड़ी है, तो इसको हम या ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये मात्रक हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन नहीं कूलाम स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन, ये शायद दिखता नहीं होगा आपको, यहाँ है, दिख रहा है ना, सही है, कूलाम स्क्वायर बट्टे में अपॉन जो जाएगा मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मान, ये होगा मान। ठीक है भैया, एप्सिलॉन 0 का मान क्लियर है भाई। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एप्सिलॉन 0 का मान। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मात्रा की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं मात्रक। ठीक है भाई, इसके मात्रक की बात करते हैं पहले। ठीक है, विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं, मात्रक तो तुम्हें मिल ही गया कूलाम स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिखते हैं, विमीय सूत्र। ठीक है, मैं इंक डाल लूँ भाई, मार्कर में इंक नहीं रही। ठीक है, देखिए भाई, इसका विमीय सूत्र मतलब इसका विमा। अब इसकी विमा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, देखिएगा, जो विमा ज्ञात करने के लिए फार्मूला तो पता ही है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R²। आपको निकालनी किसकी है, एप्सिलॉन 0 की विमा, तो एप्सिलॉन को यहीं भेज दो ना, ऐसे कर लो, एप्सिलॉन 0 ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में F इंटू R²। और ये जो है ना 1/4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है। ठीक है, अरे मैं लिख दे रहा हूँ लो 1/4 पाई, बट ये क्या है, कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, हमें इसकी निकालनी। तो ये जाएगा तुम्हारा कूलाम स्क्वायर।
ऊपर क्यू हो गया ना, कूलाम स्क्वायर, और कूलाम की होती है 80, कूलाम की होती है 80। अब कूलाम की, अब तुम्हें यार ये डायमेंशन बताओ। चलो, ये आवेश का मात्रक क्यू होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश बराबर होता क्या, पहले ये देखो यार, आवेश क्यू जो होता है, आवेश की होती है 80। अब यहाँ पर रट लो भाई, ठीक है, ये निकालना बता दूंगा मैं, बताऊंगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आवेश की होती है 80, बट इसको क्यू, ये क्यू की होती है 80, 2 क्यू है ना, ठीक है। बल की होती है आपकी MLT माइनस 2, MLT माइनस का 2, MLT माइनस 2 होती है। आर क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी है, इसकी क्या होगी, L होगी, तो जाएगा L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा M L की पावर 3 और T की पावर माइनस का 2, ये होगी, ठीक है। सुनिएगा और आगे फाइनली ये निकल के आएगी आपकी, वो ये निकल के आएगी आपकी M ऊपर जाएगा M की पावर माइनस का 1, L जे है L की पावर M L की पावर माइनस का 3, MLT, A भी आएगा इसमें भैया, T की माइनस का 2 है, ऊपर प्लस की, जो ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो T की पावर हो जाएगी 4 और A स्क्वायर, ये इसकी होगी वही डायमेंशन मतलब डिमा, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस तक, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक विराम देते हैं, ठीक है। बाकी हम कल की वीडियो में बात करेंगे कूलाम के नियम से ही संबंधित कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देन उसके बाद बात करेंगे हम इसके वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।